माई सेल्फ रोशनी एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट चैटर। सो आज मैं लाई हूँ क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। सो इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं। सो रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं स्टीवर्डशिप। तो चलो इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है। चलो देखो, रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं स्टीवर्डशिप। बट व्हाट डू मीन बाय स्टीवर्डशिप? टेकिंग केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली लाइक अ गार्डियन, नॉट अ ग्रीडी ओनर। सो हमें उन नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखना है, कैसे एक गार्डियन की तरह, एक पेरेंट की तरह और एक ग्रीडी ओनर की तरह नहीं। ठीक है, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स, अगर हमें लाइफ सस्टेन करना है ऑन द अर्थ तो हमें क्या क्या चाहिए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज इन वे दैट अलाउस रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, मतलब इन्हें वैसे यूज करना है जो हमें रिस्टोरेशन और रीजनरेशन करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन्हें, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन्हें रिन्यू होने में, तो इन्हें रिस्पॉन्सिबली और जुडिशियली यूज करना है। दैट मीन्स केयरफुली और वाइजली यूज करना है ताकि इनकी जो क्वांटिटी है वो बचा रह सके, मतलब लॉन्ग टर्म चल सके। नेक्स्ट, वार्निंग फ्रॉम साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने यहाँ वार्न किया है किस चीज पे? इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को इररिस्पॉन्सिबली ट्रीट कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, मतलब डिक्लाइन ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी क्लाइमेट चेंज हो रही है एंड दैट अफेक्ट्स द ह्यूमन सेटलमेंट्स। समझ में आया? तो ये है स्टीवर्डशिप और कुछ वार्निंग्स फ्रॉम द साइंटिस्ट। नेक्स्ट देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये है एक एग्जांपल जो बता रहा है कि कैसे हम हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सीरियस सिचुएशन आ सकती है ऑन द अर्थ। देखो, द प्रॉब्लम, फार्मर्स एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। यस, ये सिचुएशन है कि फार्मर यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर इरिगेशन, बट एक्सट्रैक्शन ज्यादा और रिप्लेनिशमेंट कम, जिसकी वजह से हम नेचर को डेंजर में डाल रहे हैं। सो नेचर को वहां पे रिचार्ज होने ही नहीं मिल रहा, मतलब रिप्लेनिश होने ही नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा फास्टर वे में हम वहां पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? वाटर टेबल ड्रॉप्स, यहाँ वाटर टेबल ड्रॉप हो जाएगा, हायर कॉस्ट लगेगा फॉर एक्सट्रैक्शन एंड इवेंचुअली नो वाटर, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे वाटर नहीं बचेगा। नेक्स्ट, प्रेडिक्शन ये है कि मेनी ग्रोइंग सिटीज इन इंडिया विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर सून। सो प्रेडिक्शन ये है कि बहुत ही जल्द बहुत सारी ग्रोइंग सिटीज जो इंडिया में है उधर पे वाटर शॉर्टेज होगी, वहां पे वाटर मिलेगा ही नहीं इस वजह से, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें चाहिए, हमें निकालना चाहिए। हमें उस वाटर को केयरफुली यूज करना चाहिए, ओवर यूज नहीं करना चाहिए, नेचर को उसे रिप्लेनिश होने देना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट है इसका सोल्यूशन। देखो, स्ट्रैटेजीज टू रेज वाटर लेवल, हमें कुछ स्ट्रैटेजीज लगाना पड़ेगा ताकि हम उस वाटर लेवल को रेज कर सकें। देखो, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग, collecting and storing rainwater from rooftop and open areas for later use. So हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं वाटर को और स्टोर कर रहे हैं रेन वाटर को ताकि हम फ्यूचर यूज में काम ला सके। दिस इज नोन एज ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है रेजुविनेशन, दैट मीन्स रिवाइविंग ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स। हम यहाँ पे पॉन्ड्स और टैंक्स पर रिवाइव मतलब रिस्टोर होने का टाइम दे रहे हैं। This is restoring traditional water bodies by removing silt, strengthening structures and improving catchment areas. So यहाँ पे हम traditional water को restore होने दे रहे हैं, वहाँ पे जो silt है उसे remove कर रहे हैं, also जो structures है उसे strengthen कर रहे हैं और improve कर रहे हैं catchment areas. समझा? Next, cutting down wasteful water consumption. So यहाँ पे हम जो वेस्टफुल वाटर है, दैट मीन्स हम जो वाटर को वेस्ट कर रहे हैं उसे कट डाउन करना, मतलब उसे और रिड्यूस करना ताकि हम पानी को बचा सके। जैसे देखो, अवॉइडिंग लीक्स, जहाँ पे देखो टैप लीक हो रहा है तो जाके अच्छे से बंद कर दो,
यूजिंग वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स, अडॉप्टिंग माइंडफुल वाटर यूसेज हैबिट्स। तो हमें मेन चीज क्या है, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा हमारे माइंड में कि हमें यहाँ पे वाटर को सेव करना है, तभी हम वाटर को सेव कर पाएंगे, वरना वही होगा कि वाटर खत्म। ठीक है, प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर, प्रोसेस करना है, रीयूज करना है वाटर को, जैसे ट्रीटिंग वाटर वेस्ट एंड रीयूजिंग इट फॉर इरिगेशन, क्लीनिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। हम यहाँ पे उस वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, उसे इरिगेशन, क्लीनिंग और इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज कर रहे हैं। तो ये हुआ सारा सोल्यूशन ताकि हम जो वाटर लेवल है उसको रेज कर सके। एवरी ड्रॉप सेव टुडे रेजेस द वाटर लेवल्स ऑफ टुमारो। सो आज जो हम एक एक ड्रॉप बचाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, कल जो पानी है वो बचेगा। ठीक है, कंजर्व, रिस्टोर एंड रीयूज, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आज सेकंड एग्जांपल, दैट इज सॉइल डिग्रेडेशन फ्रॉम केमिकल्स। सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, मतलब खराब हो रही है, बिकॉज ऑफ व्हाट, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से। जैसे अगर हम इम्प्रॉपर यूज कर रहे हैं किस चीज का, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को, सॉइल यहाँ पे पुअर बन रहा है और अनहेल्दी हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें भी मैं दूं कुछ ऐसी चीजें, मतलब डेली खाने दूं, मैं बोलूं कि हाँ बहुत अच्छा है, बट दैट कंटेन्स केमिकल। समझ लो कोई चिप्स दे रही हो, कोई स्नैक्स दे रही हो, दैट कंटेन्स केमिकल। ठीक है, बट अगर तुम उसे डेली 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 खाओगे तो तुम्हारी भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। सेम एज अगर हम सॉइल को केमिकल्स दे रहे हैं ऐसा कह के कि हाँ ये हमारे क्रॉप्स को अच्छा करेगा, बट क्या कर रहा है, वो हमारी सॉइल की क्वालिटी को खराब कर रहा है और उसे अनहेल्दी बना रहा है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न प्रैक्टिसेस है जो बता रही है कि कैसे हम उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं सॉइल की क्वालिटी को। फर्स्ट है काउ डंग एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स। हम यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करें और काउ डंग को यूज करें। यू ऑल नो दैट काउ डंग इज गुड फॉर फर्टिलाइजर, एक गुड प्रोडक्ट है और एक ट्रेडिशनल मेथड है जो यूज किया जाता था इन द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग यहाँ पे देखो, सॉइल जो है उसको जो लकड़ियां होती है ना, लाइक जो फसल है उसके बाद जो लकड़ियां बचती है उससे पूरा ढक देते हैं, एंड उससे ढकने के बाद क्या हो रहा है, उसका जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर कंजर्व रहता है, एंड दैट इज मल्चिंग। जैसे यहाँ पे देखो, ये इमेज में देखो, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉप है, प्लांट है, प्लांट को पूरा ढक दिया गया ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर ही रहे। नेक्स्ट है मल्टी क्रॉपिंग, जहाँ पे बहुत सारे क्रॉप एक साथ ग्रो किए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हो रही है और रिड्यूस कर रहा है पेस्ट और इंश्योर कर रहा है बेटर यील्ड्स एंड स्टेबिलिटी। समझ में आया? तो ये है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ कंजर्विंग आवर सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न, जो केमिकल बेस्ड होता है एंड जिसकी वजह से सॉइल खराब होती है। देखो, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, सॉइल की हेल्थ खराब हो रही है क्योंकि केमिकल मिल रहा है उसके अंदर। इसके साथ साथ अब तुम जो वाटर्स में डाल रहे हो, ठीक है, वाटर से जो केमिकल है वो अंदर जा रहा है, अंदर जाने के बाद वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहा है, उसकी वजह से वहां के ह्यूमंस जो उस ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं उनकी भी हेल्थ खराब होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओवर यूज ऑफ सिंगल क्रॉप्स। हम किसी एक ही क्रॉप्स का ओवर यूज, मतलब पूरी लैंड पे एक ही क्रॉप ग्रो किया, उसकी वजह से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स दिन पर दिन कम होंगे। अगर हमने दो चार क्रॉप्स ग्रो किया उसकी वजह से क्या होगा कि एक का न्यूट्रिएंट दूसरे को मिलेगा, बट यहाँ क्या हो रहा है, एक ही क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं तो उसके से न्यूट्रिएंट्स कम है। पेस्टिसाइड्स, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, बट कौन सी, केमिकल वाली, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो फूड है, वाटर है, वो एंडेंजर हो रही है फॉर द ह्यूमन हेल्थ। समझ में आया? सो वी मस्ट लर्न फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिप्लेनिश एंड रिजुविनेट आवर सॉइल। सो हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से सीखना पड़ेगा कि कैसे अपने सॉइल को रिप्लेनिश कर सके, कैसे उसे रिवाइव कर सके। So replenish, restore nutrients and fertility, rejuvenate, revive soil life health, sustain, build a better future for all. समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है कुछ केस स्टडीज, दैट मीन्स कुछ केस स्टडीज जो रियल है और इंडिया के है जो रियल स्टोरी बताती है। देखो, पंजाब ग्राउंड वाटर क्राइसिस, ये हमारा फर्स्ट है।
इसमें क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया एंड ग्रीन रेवोल्यूशन ने यहाँ पे पंजाब को, इसकी साथ साथ इंडिया की पॉपुलेशन को सेल्फ सफिशिएंट बनाया इन फूड, ठीक है। बट सेम स्टेट फेसेस अ सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस, नेचर एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन। यहाँ देखो गलत क्या हुआ है, यहाँ पे हाई वेराइटी ऑफ सीड्स, मतलब ये जो सीड्स है जो ग्रीन रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया, हाई वेराइटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स कहते हैं, ये सीड्स है जो व्हीट और पैडी दैट इज राइस की वेराइटीज जहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो करने के लिए माना जाता है, बट इसमें बहुत ज्यादा वाटर लगता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल गया फार्मर्स को, उन्होंने क्या किया, ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर कर दिया, क्योंकि अब इनको तो इलेक्ट्रिसिटी पे करना नहीं पड़ रहा, जितना मिले उतना ये लोग पानी निकालते रहे, ठीक है। फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज किया यहाँ पे, मतलब मॉडर्न फार्मिंग में ये सारी चीजें जरूरी होती है एंड हाई वेराइटी ऑफ सीड्स इज अ टाइप ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। तो फर्स्ट थिंग था HYV सीड्स, जिसके वजह से ज्यादा वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो फार्मर्स को फ्री कर दिया कि तुम जितना मन चाहो उतना पंप करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, वो हमारी सॉइल को खराब कर रहे हैं एंड वही चीज हमारे सॉइल के अंदर जा रही है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी खराब हो रहा है। देखो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि ग्राउंड वाटर का लेवल गिर गया एंड यहाँ पे 30 मीटर्स डेप्थ तक भी पानी नहीं मिल रहा था। बहुत ज्यादा पार्ट ऑफ द पंजाब में वाटर इनएक्सेसिबल हो गया। हेल्थ हजार्ड, हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ा क्योंकि जो केमिकल डिसॉल्व हुआ था ग्राउंड वाटर में उसके वजह से भी इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया कहा गया किसको, 80% ऑफ द पंजाब को ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया कहा गया। समझ में आ रहा है? ये देखो ये जो मैप है वो बता रहा है डेप्थ ऑफ वाटर लेवल मैप ऑफ पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़, मतलब पंजाब और चंडीगढ़ स्टेट का डेप्थ बता रहा है कि कितना नीचे तक यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फूड सिक्योरिटी वाज अचीव इन द शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस विल टेक टाइम एंड एफर्ट टू हील। सो देखो शॉर्ट टर्म के लिए आपको फूड सिक्योरिटी मिल गई, बट लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट हुआ है उसका क्या, उसे अब हमें हील करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और अगर हमने नेचर को टाइम नहीं दिया तो वो चीज और इफेक्टिव होगी और ज्यादा इफेक्ट करेगी ऑन द ह्यूमन लाइफ। समझ में आया? चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, केस ऑफ सीमेंट दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री। देखो हमारे आसपास हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीजों को सीमेंट चाहिए बिल्ड करने के लिए, बट वही सीमेंट जब पोल्यूशन के फॉर्म में हम ह्यूमंस पे इफेक्ट कर रहे हैं एंड दैट अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ। देखो सीमेंट प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, सीमेंट का प्रोडक्शन ही मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। ये कौन कौन से टाइप ऑफ पोल्यूशन कर रहा है, देखो एयर पोल्यूशन कर रहा है, उसके जो फाइन फाइन डस्ट होते हैं ना वो हम ह्यूमंस के लंग्स में भी जा रहे हैं, एनिमल्स के भी जा रहे हैं, एंड जब वो डस्ट जाके क्रॉप्स के लीव्स पे बैठ रहे हैं उसकी वजह से वहां पे यील्डिंग डिक्रीज हो रही है, समझा, क्रॉप डैमेज हो रहा है, सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, तो वेस्ट है वो कंटामिनेट हो रहे लैंड में और वाटर में, वो वहां से डिकम्पोज नहीं हो पा रहे, तो यहाँ सॉइल और वाटर दोनों भी पोल्यूट हो रहे हैं। समझ में आया? तो देखो कि जैसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज सीमेंट, बट उसके इफेक्ट्स कितने हैं हमारी लाइफ पे। सो इससे बचाने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या चीज कर सकते हैं, CPCB दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है जिससे हम पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकें। अल्टरनेटिव मटेरियल जैसे स्टोन, मड, प्लांट बेस्ड मटेरियल्स, रिसाइकल और प्लास्टिक वेस्ट को यूज करें ताकि उससे हम सीमेंट को कम यूज करें और इन सारी चीजों को हम ज्यादा यूज करें। नेक्स्ट है सस्टेनेबल मटेरियल, जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न टेक को कंबाइन करके हम पोल्यूशन लेस कर सकते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं और क्लाइमेट फ्रेंडली बना सकते हैं। तो समझा कि कैसे हमने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला, बट अगर उस सोल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तभी हम हमारी नेचर को बचा सकते हैं। समझा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको हम कहते हैं वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा क्या है, एक
एंशियंट इंडियन बोटानिकल साइंस, मतलब जो साइंस है रिलेटेड टू प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है। वृक्ष मतलब ट्री, आयुर्वेदा मीन साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। ये कब फॉर्मलाइज हुआ? अराउंड 10th सेंचुरी सीई, 10th सेंचुरी सीई में बाय सुरापलास ये फॉर्मलाइज हुआ। इसमें कुछ की फीचर्स है, जैसे कौन सा प्लांट कौन से क्रॉप्स के लिए कौन सी सॉइल के लिए परफेक्ट है, सीड कलेक्शन कैसे करना है, प्रिजर्वेशन कैसे करना है, उसको प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट क्या देनी है, इरिगेशन बेस्ड ऑन प्लांट स्पीशीज, ग्रोथ स्टेज, सीजन, ये सारी चीजें कौन बता रहा है हमें? वृक्ष आयुर्वेदा बता रहा है। दैट मीन्स एक प्लांट के क्रॉप के बारे में ऑल ओवर थिंग्स हमें वृक्ष आयुर्वेदा बताता है। जैसे नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स क्या क्या हमें यूज करना चाहिए फॉर मेकिंग द नेचुरल पेस्टिसाइड्स, क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग कितना इंपॉर्टेंट है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देख फ्लोइंग मेथड्स बताया गया है ताकि उसमें मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहे और सॉइल की ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करे। समझ में आया? तो ये सारी जो की फीचर्स है वो हमें कौन दे रहा है? वृक्ष आयुर्वेदा बता रहा है। एंड ये उस बुक में, एक वृक्ष आयुर्वेदा नाम का बुक है, उसमें लिखा है दिस इज अ फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो नेचर के साथ वर्क करता है, रिसोर्सेज को कंजर्व करता है, सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करता है और इंश्योर कर रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी रहे। इसके साथ साथ वो सपोर्ट कर रहा है लाइफ को ऑल अराउंड। समझ में आया? समझा आपको वृक्ष आयुर्वेदा क्या था, कैसे काम करता है और क्या क्या चीजें उसमें दी गई है। चलो नेक्स्ट इज सिक्किम 100% ऑर्गेनिक सीड। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, देखो एक फैमिली है जो पेमा की फैमिली है, पेमास फैमिली फार्म। यहाँ पे यील्ड्स डिक्लाइन हो रहे थे, माउंटिंग डेब्ट्स, मतलब इनके जो डेब्ट्स है, डेब्ट्स मींस कर्जा इनका बढ़ता जा रहा था क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव केमिकल्स लाने पड़ रहे थे उस वजह से, ठीक है। तो इन्होंने चेंज क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रमोट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को, फैमिली स्विच हो गए टू कंपोस्ट, नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट्स जैसे नीम गार्लिक यूज करके, मल्टी क्रॉपिंग करके। तो ये स्विच जब उन्होंने किया, इनिशियली स्ट्रगल हुआ, मतलब स्टार्टिंग फेज में तो स्ट्रगल हुआ उनका, बट yields dropped as soil recovered from chemical। देखो अब किसी की बॉडी पूरी केमिकल से भरी है तो अचानक से उसको अच्छी अच्छी चीजें देने लगोगे एज अ हेल्दी चीज है, ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में। सेम चीज सॉइल में भी हुआ, सॉइल में इतने सालों से तो केमिकल पड़ा था तो उसे धीरे धीरे टाइम लगा एंड जब वो टाइम हो गया, मतलब जब वो केमिकल फ्री हो गया, तो सिक्किम आफ्टर 5 years एक स्मॉल स्टेट ने एक बड़ा चेंज किया, एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाया और सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना और इसे मिला ऑल फार्म सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, जहाँ पे हेल्दी सॉइल है, हेल्दी फ्यूचर है, नेचर थ्राइव हुए, फार्म्स थ्राइव हुए, क्लीन एनवायरनमेंट आया, मोर टूरिज्म अट्रैक्ट किया, हैप्पियर फार्मर्स और बेटर लाइवलीहुड मिली यहाँ पे। जिसे देखो इसके इफेक्ट्स क्या हुए, लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश हुई, बेनिफिशियल फॉर इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड रिटर्न हुए, टूरिज्म इंक्रीज हुआ क्योंकि वो 100% ऑर्गेनिक है, तो लोग भी चाहते थे ना कि हम भी जाने कि इन्होंने कैसे किया। फार्मर की इनकम इंक्रीज हुई बाय 20%। नेक्स्ट ग्लोबल मॉडल, सिक्किम shows that an entire region can successfully transition to sustainable farming while improving both ecology and economy। मतलब एक कंट्री या फिर एक रीजन यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांजिशन हो सकता है टू सस्टेनेबल फार्मिंग। यहाँ पे उन्होंने इकोलॉजी भी इम्प्रूव किया और इकोनॉमी भी इम्प्रूव की। समझ में आया? तो ये देखो कि कैसे 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना इन द 2016 वर्ल्ड का 100%, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है सालों साल, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, तो उन्हें बचाना भी तो पड़ेगा। देखो यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्लोली सो दैट दे लॉन्ग लास्ट इनफ फॉर ह्यूमैनिटी टू फाइंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। मतलब देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्लोली यूज करें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और वहां पे ह्यूमैनिटी के लिए काम आ सके ताकि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स वो ढूंढ सके। स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वेर एवर पॉसिबल, मतलब हमें जहां जहां जरूरी है, पॉसिबल है, वहां पे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ स्विच हो सके। नेक्स्ट देखो ये है इंडिया की लीडरशिप।
कहाँ पे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम कहते हैं ISA। ये लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस ने इन द ईयर 2015। ये कोलिशन था। कोलिशन मतलब जुड़ के, सब मिल के इन्होंने सनशाइन रिच कंट्रीज में कमिटी बनाई टू सोलर पावर। ठीक है। सो यहाँ पे चैनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू सोलर प्रोजेक्ट। इंडिया का रोल था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें लगाया उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट्स में। टेक्निकल एक्सपर्टीज दी और अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन दिया। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है इन आर कंट्री, दैट इज बदला सोलर पार्क। एंड जो शो करते हैं कि कैसे कंट्री ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। सो देखो कि कैसे फॉर इंडियंस दिस मीन्स बोथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। फॉर एन इंडियन ये क्या मीन करता है कि यहाँ पे हमने एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी देखी। तो समझ में आया कि इंडिया का लीडरशिप इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलो नेक्स्ट, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हम कहते हैं सोशल जस्टिस इशू। अनफेयर रियलिटी, distribution and access to even basic resources like water and clean air is often unfair to some sections of society। देखो कुछ ऐसी चीजें जिसे हम डेली यूज करते हैं, वाटर और क्लीन एयर, वो अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज के लिए। जैसे ड्रिंकिंग वाटर इन सिटीज। सिटीज में ड्रिंकिंग वाटर अच्छी नहीं होती, रेगुलर सप्लाई नहीं मिलता। मेनी एरियाज डू नॉट गेट एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई। ये इशू होता है इन द सिटीज। एयर पोल्यूशन, ये कैसे कॉज हो रहा है? इंडस्ट्रीज के फॉसिल फ्यूल से, जो अफेक्ट कर रहा है, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है उन्हें। ठीक है, मतलब उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है जो उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है और प्रोटेक्शन कम। समझा? नेक्स्ट, स्टेटशिप एंड लोक संग्रह। देखो स्टेटशिप क्या होता है? गार्डियन और केयर टेकर की तरह काम करना है ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज टुवर्ड्स रिस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। वहीं पे लोक संग्रह क्या होता है? The idea that everyone must transcend personal desires and act for the well-being of all। So ये लोक संग्रह है, भगवत गीता का एक टॉपिक है, उसमें लिखा गया है कि वेलबींग फॉर ऑल, मतलब सबके लिए, खुद की डिजायर से पहले बाकियों के बारे में भी सोचना है। एंड दिस इज हाउ हमें नेचर के बारे में सोचना चाहिए। तो समझ में आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया? Has the time come for us to consider this seriously? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या वो टाइम आ गया है कि हम अब नेचुरल रिसोर्सेज को सीरियसली लें? यस, आ गया है। और अब हमें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को सेफली, सीरियसली यूज करना, सस्टेनेबली यूज करना, ताकि फ्यूचर के लिए भी रहे एंड इवन हमारी सर्वाइवल तक के लिए रहे। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया। इस चैप्टर में हमने पढ़ा वेंडर्स नेचर बिकम्स अ रिसोर्स, कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें बेस्ड ऑन यूज और बेस्ड ऑन रिलायबिलिटी पढ़ा, रिन्यूएबिलिटी पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, नेचुरल रिसोर्स कर्व्स होता है वो तक पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज स्टुअर्डशिप। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।